नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम यहां अलवर ज़िले में मौजूद हैं। अलवर की जो 11 सीटें हैं उनके अलग अलग समीकरण हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहां की राजनीति देखने की कोशिश की, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक समीकरण किस तरह के बन रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश की और अलवर के ज़रिए राजस्थान को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान याद आया कि क्यों ना इतिहास जो यहाँ का है, जो ऐतिहासिक भूमि है अलवर की, योद्धाओं की भूमि भी ये रही है, क्यों ना ये भी जानने की कोशिश की। तो सुबह सुबह मैं और मेरे कैमरा पर्सन देवी दत्त यहाँ पर आ गए हैं। ख़ास इलाके में इसको पुराना कलेक्ट्रेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक महल भी है जो मूसी रानी की छतरी कहा जाता है, वो एक जगह हमें यहाँ मिली। इसके अलावा ये सागर यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसका इतिहास कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट गंगाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ स्थानीय व्यक्ति हैं, वो स्थानीय नागरिक हैं, उनसे समझते हैं। गंगाराम जी, ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं फिलहाल दरो दीवार अपने सामने, इसके कुछ इतिहास हमें बताइए। मैडम मैं जानती हूँ कि इनमें से ज़्यादातर पौराणिक कहानियाँ होंगी, लेकिन चलिए ये कहानियाँ ये सही। मैडम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। अलवर का इतिहास बहुत पुराना है। इस इतिहास को हम कौरव और पांडवों से जोड़ते हैं। यहाँ राजा विराट ने विराट नगर की स्थापना की थी और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने जो अज्ञातवास गुजारा था वो अलवर के पास में एक पांडुपोल जगह है, जिसको आज सरस्का के नाम से जाना जाता है। जंगलों के अंदर उन्होंने गुजारा था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सिलसिला 11वीं शताब्दी से अलवर के विस्तार का सिलसिला शुरू हुआ। और यहाँ एक जो राणा सांगा के साथ में यहाँ के एक बहुत बड़े योद्धा जो थे, क्या नाम था महेश जी उनका, राणा सांगा के साथ जो लड़े थे, हसन खां मेवाती। अलवर को हसन खां मेवाती के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है जी। हसन खां मेवाती यहाँ पर जो है अलवर के शासक थे। इस किले का प्रथम निर्माण उन्होंने करवाया था। और हसन खां से पहले, उसके बाद हम देखते हैं जब उनकी मौत हो गई युद्ध में, खानवा के मैदान में, वो राणा सांगा के लिए राजस्थान के राजाओं के साथ लड़े और वो मजहबी तौर पर इस्लाम को बिलोंग करते थे। लेकिन उन्होंने राजस्थान के राजाओं की एकता के लिए अपने ही मजहबी शासक बाबर के खिलाफ युद्ध किया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर हम देखते हैं इसी जगह पर थोड़ी ऊंचाई पर सलीम सागर भी बना हुआ है। सलीम सागर, चूँकि सलीम को हम सब जानते हैं, अकबर के बड़े पुत्र जो सलीम थे, जो आगे जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो भी यहाँ पर रुके थे। स्वयं अकबर यहाँ पर रुका था और ये सिलसिला चलता रहा। ये कभी जयपुर स्टेट का हिस्सा था, बाद में अलवर स्टेट अलग बना। 1775 में यहाँ पर प्रताप सिंह नामक नरु का शासक ने अलवर राज्य के, पहले इसका अलवेरू नाम था, फिर अलावर नाम आया और इसके बाद हम देखते हैं आज जो वर्तमान में नाम है, इसको एक शताब्दी पहले जो नाम दिया गया अलवर नाम दिया गया, जो बोलने में सुविधाजनक है। ये सिलसिला चला। तो नरुकाओं का जहाँ हम खड़े हैं, ये नरुकाओं की राजधानी का स्थल है। इनका किला जो बाला किला के नाम से जानते हैं, यदि कैमरा दिखाया जाए तो बाला किला यहाँ से नज़र आएगा। ऊपर जो ये पहाड़ी है, ये जो ऊपर पहाड़ी है, इस पर बाला किला बना हुआ है। वो भी एक पर्यटक स्थल है। वो एक पर्यटक स्थल है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। अलवर के उत्तर में बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जिनमें हम सरस्का का नाम ले सकते हैं, सिलीसेड का नाम ले सकते हैं। पर्यटन के हिसाब से अगर इसको देखें तो क्या जो सरकार है और जो प्रशासन है वो इस पर इतना ध्यान दे पाया है कि ये एक अच्छा सोर्स बन जाए, एक तरह के थोड़ा बहुत कमाई का ज़रिया बन जाए? क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ पर अच्छी बात है कि इसको जगह को संरक्षण करने की कोशिश हो रही है। जो मूसी रानी की छतरी है यहाँ, हम इसको कोशिश कर रहे थे कि अपने दर्शकों को दिखाने की, लेकिन उसकी मनाही कर दी गई। तो इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, मनाही क्यों कर दी गई है तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर बहुत फोटोग्राफी पहले भी हो चुकी है और होती रही है, लोग आते रहे हैं। मूसी महारानी भी एक पर्यटक स्थल है। ये मूसी महारानी के पीछे इतिहास ये है कि राजा बख्तावर सिंह जो थे, उनकी ये प्रेयसी थी। एक्चुअल में ये उनकी शादीशुदा औरत नहीं थी, लेकिन राजा बख्तावर सिंह के राजकाज में ये सहयोग करती थी, जिन्हें लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक तवायफ थी। और तवायफ होते हुए वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उसने अलवर के इतिहास में बख्तावर सिंह का साथ देकर एक बड़ा नाम कमाया। और बख्तावर सिंह उसके बाद विनय सिंह हुए, तो बख्तावर सिंह ने उनकी याद में
ये एक छतरी का निर्माण जो करवाया था, ये आज अलवर ज़िले की प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में आता है। जब भी कोई अलवर आता है और ख़ासकर इस कैंपस में आता है जिसको कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, अदालत कैंपस के नाम से जाना जाता है, यहाँ जो है लोग इसको देखने ज़रूर आते हैं। आपसे आखिरी सवाल, आपने हसन खां मेवाती का जिक्र किया, आपको लगता है आज की इतनी जो बंटवारे की पूरी ये राजनीति है, ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम इतिहास है हमारा, कि साथ में मिल के किस तरह से हमने जंगें लड़ी, अपनी आज़ादी की जंग भी हमारी लड़ी, लेकिन उससे पहले भी जो जंगें रहीं, आपने कहा कि बाबर जो उनके मज़हब के मानने वाले थे लेकिन उनके साथ न देकर उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। क्या इस इतिहास को ज़िंदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि संघ का पूरा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है, ये बताने में कि एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ गद्दार और देशद्रोही रहे हैं? अलवर में इस तरह की स्थितियां नहीं है कि अलवर में सामान्य दिनों में अगर हम 4 साल और 364 दिन को छोड़ दें तो सिर्फ एक दिन जो है सांप्रदायिक आधार पर, खासकर जब से जनसंघ का उदय हुआ है और जनसंघ से आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बनी, जो एक कॉलिशन के साथ में जनता पार्टी के नाम से आए थे, जनता पार्टी से अलग होने के बाद लगातार यहाँ सांप्रदायिकता भड़काने का प्रयास होता रहा है। लेकिन अलवर ज़िले ने कभी भी कोई सांप्रदायिक परिणाम आज तक नहीं दिए। इस अलवर ज़िले के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिनको ये उभारा जाता है, बार बार ये जोर दिया जाता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम का है, लेकिन जब परिणाम आता है तो हम ये पाते हैं कि कभी भी हिंदू मुसलमान के आधार पर परिणाम नहीं आता। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं, पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वो एक टूट करके सीमांकन के तहत अलवर ग्रामीण बन गई, जो लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एक टाइम था, आप ये देखेंगे 1993 का इलेक्शन था, उसके अंदर तिजारा से इमामुद्दीन अहमद चुनाव जीत गए थे। आप देखेंगे रामगढ़ से जुबैर खान चुनाव जीत गए थे और लक्ष्मणगढ़ से नसरू खान चुनाव जीत गए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सांप्रदायिक वातावरण है? सांप्रदायिक उसी तिजारा से अब हम देख रहे हैं जो बालकनाथ हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू और ये पाकिस्तान और भारत का मैच है। ये बालकनाथ के मुंह से सुन के हमें आश्चर्य होता है। बालकनाथ नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, जहां मजहबी तौर पर कोई बंटवारे की बात नहीं है। नाथ संप्रदाय जो है ब्राह्मणवाद के विपरीत वो संप्रदाय का जन्म हुआ और उन्होंने जो अपने मठ बनाए वो ब्राह्मण के अंधविश्वास आडंबर के विपरीत मठ बने थे और वो सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अब क्योंकि उसका नेतृत्व जो है गोरखपुर से हुआ, गोरखपुर में आदित्यनाथ के गुरु जो थे वो जब चुनाव जीत के आए और स्वयं आदित्यनाथ ने बीजेपी का विरोध भी किया, लेकिन आज वो अपने स्वार्थों में लिप्त होकर के वो हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और नॉमिनेशन जब हुआ, आपने जो तिजारा का जिक्र किया, तिजारा के अंदर जब नॉमिनेशन हो रहा था तो उस समय आदित्यनाथ को लाया गया और आदित्यनाथ ने यहाँ पर ये कोशिश की, जो पिछली बार तिजारा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जिनको संदीप दायमा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा जुमला फेंका कि यहाँ अलवर ज़िले में खासकर तिजारा में जो गुरुद्वारे और मस्जिद बनी हुई है वो नागपुर बन गई है। आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर पूरा सिख समुदाय, मैं समझता हूँ केवल अलवर का नहीं बल्कि पूरे देश का सिख समुदाय इस बात से नाराज़ है। और ख़ासकर उन्होंने जब गलती मांगी तो वो गलती भी इस ढंग से मांगी कि उससे सिख संप्रदाय और नाराज़ होगा। ना सिर्फ सिख समुदाय नाराज़ हुआ बल्कि जितने संवेदनशील लोग हैं, जितने सेंसेबल लोग हैं, उनको भी आघात लगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं गुरुद्वारा बोल गया और मैं मदरसा बोल रहा था। तो ये आश्चर्य होता है। तो सिख संप्रदाय ने जो इस पर प्रतिक्रिया दी उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आपने गुरुद्वारा बोल रहे थे, आपने मदरसा बोल दिया। तो बात तो एक ही है, इसमें क्या अंतर है? इसका मतलब इस देश के अंदर केवल हिंदुइज्म को मानने वाले, लेकिन अभी हम वातावरण देखते हैं मैडम, अब इससे पहले अजीत अंजुम भी आए हैं और इससे पहले तिजारा के अंदर ये एक बड़े पत्रकार और आए हैं। गंगाराम जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।